दोस्तों, पेश है मौत के पुजारी। ये को चित्र है दोस्तों। राजा शीलभद्र ने उसे रोक दिया। रुको सेनापति, रुको। सेनापति सार्लूट सिंह जहाँ था वहाँ रुक गया। तब शीलभद्र ने सार्लूट सिंह की तरफ इशारा करते हुए सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, आगे बढ़कर सेनापति सार्लूट सिंह को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। सार्लूट सिंह हड़बड़ा सा शीलभद्र से बोला, महाराज, आप देश निकालने की सजा पाए व्यक्ति पर विश्वास करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं चंदन सिंह झूठा है और फरेबी है। सार्लूट सिंह, तभी तो हमें चंदन सिंह जी पर भरोसा है। तुम सोचो, जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह न करके मुझ में कमियां निकाल सकता है, क्या वह झूठ और फरेबी हो सकता है? चंदन सिंह को देश निकाला देना मेरी भूल थी। अब हमें अपने आदेश पर अफसोस हो रहा है, और वैसे भी सच और झूठ का पता कल रात चल जाएगा। चंदन सिंह, तुम्हें भी कल तक मीनाक्षी पूर्ण में ही रुकना होगा। यदि तुम्हारी बात सच निकली तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। मुझे स्वीकार हमारा। और शीलभद्र के आदेश पर सार्लूट सिंह को जेल की भेज दिया गया और मेरे पति को कड़ी निगरानी में राजमहल के अतिथि गृह में ठहरा दिया। वह दिन बीत गया और जिस दिन रात की प्रतीक्षा थी वह रात आ गई। शीलभद्र के आदेश पर उसकी समस्त सेना पूरी तरह तैयार थी। दूसरी ओर राजा जयमल प्रसन्न मन से अपनी सेना के साथ मीनाक्षीपुरम की ओर बढ़ा चला आ रहा था। मेरी जिंदगी का एक ऐसा सुअवसर आया है। आज मैं बिना किसी संघर्ष व युद्ध से मीनाक्षीपुरम को कब्जा करने में सफल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह जयमल अपनी सेना के साथ मीनाक्षीपुरम की सीमा में प्रवेश हुआ, मारो आह! जल्द ही शीलभद्र की सेना जयमल की मौत के घाट उतार दिया। जयमल, यह मीनाक्षीपुरम मेरे आक्रमण करने की सजा। आह! अगले दिन शीलभद्र ने मेरे पति से कहा, चंदन सिंह, आज तुम्हारे कारण मेरे तुमसे दुश्मन पर विजय हासिल हुई है। महाराज, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, आपका जीवन बच गया। अब कृपा करके आप दूसरे के जीवन को भी कुछ चिंता कीजिए। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा चंदन सिंह। महाराज, मीनाक्षीपुरम बेकार में सूखे की मार से पीड़ित लोगों पर लगान माफ कर दीजिए। सारे बुरे व्याख्यान छोड़कर राज्य की भलाई कार्य में लग जाइए। ठीक है चंदन सिंह, हम वही करेंगे जो जैसा तुम कहोगे। तुम्हारी देशभक्ति ने हमारा दिल जीत लिया। और शीलभद्र ने यहाँ बंदी बने सुलभ सिंह को बुलाया। शार्दुल सिंह, अब बताओ, फरेबी कौन है, तुम या चंदन सिंह? महाराज, मुझे क्षमा कर दें, फरेबी मैं हूँ, जो राज सिंहासन की हासिल करने के चक्कर में आपसे दगा करने लगा। तो अब उस दगा की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शार्दुल सिंह, नहीं महाराज, मुझे सजा न दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन शीलभद्र ने शार्दुल सिंह की गिड़गिड़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे इशारा पाते ही सैनिक ने शार्दुल सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। आह! कच! तलवार के एक ही वार में सुरक्षित हार गया। जब शीलभद्र ने मेरे पति से कहा, चंदन सिंह, तुम्हें देशद्रोह के षड्यंत्र में भांडाफोड़ करने से साबित कर दिया है कि तुम देश प्रेमी हो, इसलिए तुम्हारा देश निकाला वापस लेते हैं और तुम्हें पुनः अपने राज्य के सलाहकार पर पद पर नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज। और उसी समय प्रधानमंत्री ने आकर शीलभद्र से कहा, महाराज, माना चंदन सिंह ने राष्ट्र के प्रति बहुत नेक काम किया है, पर ये अभी भी आपके द्वारा दी गई सजा के हकदार है। यह तुम क्या कह रहे हो प्रधानमंत्री जी? महाराज, जिस घोषणा पत्र को एक बार राजसी मोहर लग जाती है, उस मोहर पत्र पर लिखी घटना को किसी भी सूरत में बदला नहीं जाता। यही राजकीय नियम है। ओह, क्या इस अवस्था में हमें चंदन सिंह को प्राण देना होगा? शीलभद्र को परेशान होते देख मेरे पति ने उनसे कहा,
महाराज इस तरह परेशान न हुई है। प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, मेरे लिए आप राजकीय नियम तोड़े हैं। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। काश हमने जल्दबाजी में तुम्हें देश निकालने की घोषणा पत्र पर राजसी मोहर न लगाई होती। तत्पश्चात राजसी परंपरा के अनुसार मेरे पति को प्राणदान देने के लिए दरबार के बाहर दूल्हे खुले मैदान में ले जाया गया। चंदन सिंह, हमें खेद है कि तुम राजसी नियमों की बलि चढ़ रहे हो। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। महाराज, मीनाक्षीपुरम की सीमा के बाहर जंगल में मेरी पत्नी मंदा मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही होगी। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शव को उसे सौंप दिया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा ही किया जाएगा चंदन सिंह। और फिर मीनाक्षीपुरम की प्रजा के सामने मेरे पति को सूली पर चढ़ा दिया गया। ओह, आज एक देशभक्त की बेमौत मारा गया। भगवान चंदन सिंह जी की आत्मा को शांति दे। आज हमारा सच्चा हितैषी मारा गया। इधर मेरे पति को सूली चढ़ा दिया गया था, उधर मैं वन में बैठी सोच रही थी, स्वामी मीनाक्षीपुरम का यह तीसरा दिन है, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। मैं दिन भर इन्हीं सोचों में डूबी थी। संध्या होने वाली थी कि राजा शीलभद्र मेरे पास शीलभद्र का रथ मेरे पास समीप आकर रुका। महाराज, आप मेरे पति कहाँ हैं? बहन, तुम्हारे पति अब जीवित नहीं है। क्या मेरे पति अब जीवित नहीं है? हाँ बहन, रथ तुम्हारे पति का शव रखा हुआ है। लेकिन यह कैसे हो गया? मेरे पति तो अपने आपको सालिपुर के राज जयमल के षड्यंत्र की सूचना देने गए थे। बहन, तुम्हारे पति राजकीय नियमों की वेट चढ़ गए, कहकर शीलभद्र ने सारा किस्सा व्याख्यान पूर्ण मुझे सुना दिया। और सारी बात सुन मैं दौड़कर रथ में अपने पति के शव के समीप गई। स्वामी, मुझे गर्व है कि तुम जैसे देशभक्त की पत्नी हो। तुम्हारे बलिदान पर मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। तब शीलभद्र ने मेरे पास आकर बोला, बहन, जो होना था वह हो चुका। अब तुम मीनाक्षीपुरम वापस लौट चलो। तुम्हारे राजकीय सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी और चंदन जी का जीवन काल में तुम्हें मिलती थी। महाराज, अब मैं मीनाक्षीपुरम नहीं जाऊंगी। बहन, चिंता न करो। देखो, इस समय गर्भवती हो, ऐसी अवस्था में तुम्हें कहाँ कहाँ भटकोगी। महाराज, आप इस बात की चिंता न करें, भगवान सबकी रक्षा करता है, वह मेरी भी रक्षा करेगा। ओह, तुम्हारी जिद ने तो मुझे बड़ी परेशानी में डाल दिया बहन। और शीलभद्र दुविधा में पड़ गया। फिर से ऐसा कुछ ध्यान आया। बहन, अभी यही परंपरा चली आ रही है कि तुम्हारे पति का परिवार का पुरुष मीनाक्षीपुर का राजा का राष्ट्रीय सलाहकार बनता आया है। क्या तुम उस परंपरा को आगे चलने दोगी? वो कैसे महाराज? बहन, मैं चाहता हूँ तुम्हारा बड़ा पुत्र बड़ा होकर हमारे राज्य के विशेष सलाहकार बने। महाराज, यदि ऐसी है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाकर इस योग्य बनाऊंगी। यदि वह बड़ा होकर अपने राज्य का राजकीय सलाहकार बने सके तो मेरा आपसे पास आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन इस दिन जब आप दुनिया में नहीं रहेंगी, और यह मेरा आपसे वादा है। ओ बहन, उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ, हमारे दरबार में हमारे राजकीय सलाहकार का पद रिक्त रहेगा, और उस पद पर तुम्हारा पुत्र ही आकर बनेगा। और शीलभद्र मुझसे वादा ले मीनाक्षीपुरम से वापस लौट गया। मैंने दिल कड़ा कर अपने हाथों से अपने पति का अंतिम संस्कार किया, और फिर अपने पुत्र को कुंदन को लेकर अब अनजाने सफर पर चल पड़ी। रात होने पर मैं एक बस्ती के समीप जा पहुंची। और मुझे चक्कर आ रहे हैं, और मैं बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो भैया ने मुझे तुम्हारे कबीले में थी, और तुमने सहारा ऐसा ही देखकर मुझे अपने धर्म बहन बना लिया। यहीं पर मैंने अपने बेटी सोनेकल को जन्म दिया। भैया, यही है मेरी राम कहानी। कुंदन अब बड़ा हो गया है और पढ़ा लिखा हो गया है, इसलिए अंतिम इच्छा यही है कि मीनाक्षीपुरम जाकर अपने पिता के रिक्त पद को संभाल ले, अपने पिता का नाम रोशन करे। कुंदन ने अभी चुपचाप बैठा था, सुन रहा था। मेरा हृदय से मंदा बोली, ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। मैं मीनाक्षीपुरम जरूर जाऊंगा।
अब मैं चैन से मर सूंगी बेटा, कहते हुए मंदा की सांस उखड़ती चली गई और फिर वह हिचकी लेकर अपने प्राण पर घेर उड़ गए। माँ और कुंदन ने सोनाली का माँ के शव पर गिरकर फूट कर रो पड़े और परंपरानुसार मंदा का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात बेटा, मैं चाहता हूँ कि स्वर्गवा अपनी स्वर्गवासी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मीनाक्षीपुरम जाओ। आप ठीक कह रहे हैं सरदार मामा। तब अपनी बहन सोनालिका को बस्ती में सरदार जंगलू के पास छोड़ कुंदन मीनाक्षीपुरम के लिए चल पड़ा दिया। लंबा सफर तय करने के बाद मीनाक्षीपुरम के दरबार में पहुंचा। महाराज प्रणाम। युवक, तुम कौन हो? महाराज, मैं आपके भूतपूर्व दिवंगत राजकीय सलाहकार चंदन सिंह का पुत्र कुंदन हूँ। ओह, तुम चंदन सिंह के पुत्र हो? हाँ महाराज, वर्षों पहले मेरी माँ ने आपसे वचन दिया था कि उसी वचन को निभाने आज मैं आपके पास आया हूँ। वो देखो कुंदन, उस खाली स्थान पर कभी तुम्हारे पिता बैठा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात यह स्थान रिक्त पड़ा है। जाओ उस स्थान पर जाकर वर्षों से रिक्त पड़े स्थान को भर दो। जो गया महाराज। तब उस रिक्त स्थान पर के समीप पहुंचा। ठहरो कुंदन, यह स्थान राजकीय सलाहकार का स्थान है। इस स्थान पर बैठने से पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का सबूत देना होगा, ताकि हम जान सके तुम इस स्थान पर बैठने योग्य है अन्यथा नहीं। महाराज, मुझे किसी प्रकार भी बुद्धिमानी का सबूत देना होगा। कुंदन, ये दोनों हमारे जुड़वा पुत्र है, प्रशांत निशांत। हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी इस बात का फैसला हो जाए हमारे बाद राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए। जी महाराज, मुझे स्वीकार है। महाराज, दोनों राजकुमार को से 2 प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर वैसे ही दे होगा वही राजगद्दी का अधिकारी बनने योग्य है। ठीक है। कुंदन ने दोनों राजकुमार से कहा, राजकुमारों, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तुम दोनों शांति धर्म के साथ पहले उन विचारों करना होगा, फिर उत्तर देना होगा। ठीक है। देखो, कुछ देर के लिए तुम दोनों यह समझ लो कि तुम दोनों राजा बन गए। अतः अब राजा की हैसियत से सोचकर बताओ कि तुम्हारे पिता महाराज के साथ कैसा व्यवहार करोगे। दोनों राजकुमार ने प्रश्न सुनकर सोच में डूब गए। फिर पहले प्रशांत बोला, मैं चाहे राजा बन जाऊं या तब भी पुत्र होने के नाते मैं अपने पिता के अपने सिर काटने के लिए तैयार रहूंगा। वाह वाह। दरबार में उपस्थित लोग प्रशांत का उत्तर तालियां बजाई। राजकुमार निशांत कुशांत से कहा, हे राजा, एक राजा की हैसियत से यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपने पिताजी महाराज का शीश काटने से नहीं संकोच करूंगा। अरे, यह तो राजकुमार निशांत क्या कह रहे हैं? सभी दरबारी आश्चर्य में डूब गए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक पुत्र की तरह तुम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करोगे? तुम बताओ प्रशांत। एक पुत्र की हैसियत से मैं अपने पिता को एक एक आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। वाह वाह। प्रशांत ने प्रश्न बिना विचार करके झट से उत्तर दिया। दूसरी ओर कुछ देर सोचने के पश्चात निशांत बोला, एक पुत्र की हैसियत से मैं अपने पिता को वही आज्ञा मानूंगा जो मानने योग्य होगी। अरे, राजकुमार निशांत ने यह क्या कहा? राजकुमार निशांत को क्या निश्चिंत ही हारा हुआ समझे और उपस्थित अधिकारी लोग यही विचार राजकुमार प्रभाव के मंथन करने लगे। लोगों के यह प्रणाली सुनकर निशान मुस्कुरा कर बोला, ठहरिए, अभी इस बात का फैसला होने में देर है। क्यों देर किस बात की है? यह सुन कुंदन गंभीर स्वर में बोला, आप लोग मेरे प्रश्नों को ध्यान से नहीं सुना। मेरे दोनों प्रश्न राजकुमार की कसौटी के रूप में पूछे थे। दोनों राजकुमार का उत्तर सुनने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि राजकुमार निशांत ही राजगद्दी का अधिकारी बनने योग्य है। वह कैसे? देखो, मेरा पहला प्रश्न था कि एक राजा की हैसियत से पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करेगा। प्रश्न का उत्तर राजकुमार ने प्रशांत ने दिया। यदि अवस्था पड़ने पर वह अपने पिता के लिए
अपना सिर भी कटवा देंगे। इस प्रश्न का कुमार निशांत ने उत्तर दिया कि जरूरत पड़ने पर वह अपने पिता का सिर काटने डालेंगे। मैं भी यही संकोच नहीं करेंगे। यदि आप लोग ने विचार कीजिए कि एक राजा की हैसियत से जो अपनी गद्दी पर बैठेगा वह अपने धर्म और फर्ज की अवश्य ही पूरा करना चाहेगा। मान लो कि राजा के पिता ने कोई घोर अपराध किया है, तो क्या ऐसा पुत्र अपने पिता से अपराध की सजा न देना राजा की हैसियत से उसे अपने पिता को अपने द्वारा किए अपराध की गंभीरता को देखते ही मौत की सजा देने पड़ेगी। ऐसा करने वाला सच्चा राजा कहाँ से आएगा? यही कारण है कि राजकुमार निशांत का उत्तर वास्तव में सच्चे राजा का उत्तर था। कुंदन की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह देख कुंदन मुस्कुराता हुआ आगे बोला, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। मेरा सवाल था कि एक पुत्र की हैसियत से अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसका उत्तर देने राजकुमार प्रशांत ने बताया कि वे अपने पिता का एक एक आज्ञा का पालन करेंगे, जबकि राजकुमार निशांत ने उत्तर दिया था कि एक पुत्र के नाते वह अपने पिता को केवल उसी आज्ञा का पालन करेगा जो उचित होगी। मान लीजिए कि पिता अपने पुत्र को कोई ऐसी आज्ञा देते हैं जो न्याय संगत न हो, तो क्या ऐसी दशा में राजा का पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए? अतः राजकुमार निशांत ने इस उत्तर से वह ऐसी आशा आज्ञा का पालन नहीं करेगा जो अधर्म अन्याय पूर्ण हो। उसकी इसी सूझबूझ से उसी की बुद्धिमानी झलकती है। फिर एक स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी बनने के लिए राजा निशांत में सभी गुण विद्यमान है। कुंदन निश्चित ही तुम बिल्कुल सही और सटीक फैसला करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इस स्थान पर बैठने योग्य हो। अब इस खाली स्थान पर संग्रह ही बैठ सकते हो। तुम्हारे अपना राजकीय सलाहकार बनाना कर हमें बहुत प्रशंसा होगी। तब कुंदन ने खाली स्थान पर बैठ गया और राजा वीरभद्र ने घोषणा की, आज से कुंदन को अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त करते हैं। उसकी सलाह के अनुसार कार्य शीलभद्र मीनाक्षीपुरम का चुमुखी विकास किया। मीनाक्षीपुर की प्रजा कुंदन से प्रसन्न करने की आजाती थी। कुंदन की निश्चिंत जीव पर सरस्वती विराजती है। कुंदन अपने रूप में हमारे राज्य में एक अनमोल हीरा मिला है। कुछ दिन बाद कुंदन कबीले में जाकर वहां से अपनी धर्म बहन सोनालिका और मीनाक्षी को ले आया। उचित वर की तलाश करके उसे खूब धूमधाम से सोनालिका का विवाह किया। सरदार जगालू ने भी उन्हें कभी न भूला और समय समय पर कबीले में जाकर मिलकर उनसे आशीर्वाद लेता रहता था। समाप्त दोस्तों।